नमस्कार मित्रों। आज हम लाइब्रेरियन परीक्षाओं हेतु जो भाग ब अर्थात इंफॉर्मेशन साइंस और लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रश्न पत्र होता है, उसमें एक बिंदु बौद्धिक संपदा अधिकार एवं कानून, इस पर बातचीत करेंगे। वास्तव में बौद्धिक संपदा होती क्या है, उसका अधिकार कैसे प्राप्त होता है और क्या इससे संबंधित किसी प्रकार के कोई कानून बने हुए हैं, इन सारी चीज़ों पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा वास्तव में ऐसी कोई भौतिक रूप से स्थित संपत्ति नहीं होती है जिसको अपन अपने कब्जे में रख सकें या उसको भौतिक रूप से व्याख्यायित कर सकें। परंतु फिर भी देखिए बिंदु क्रमांक 1 कि बौद्धिक संपदा का पारंपरिक संपदा की तरह क्रय विक्रय और लाइसेंसीकरण एवं विनिमय, लेना देना हो सकता है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा कि बौद्धिक संपदा का पारंपरिक संपदा की तरह ही क्रय विक्रय हो सकता है, लाइसेंसीकरण हो सकता है और आपस में विनिमय हो सकता है। बौद्धिक संपदा के जो स्वामी, जो उसका क्रिएटर, उसका रचनाकार जो होता है, उसको अनाधिकृत उपयोग अथवा विक्रय से रोकने का अधिकार होता है। अर्थात यदि कोई भी रचनाकार है वो अपनी कृति के बारे में चाहे कि उसकी कोई प्रतिलिपि नहीं बने, तो वो किसी को प्रतिलिपि करने से रोक सकता है, या फिर व्यावसायिक उपयोग कर रहा हो अन्य कोई व्यक्ति तो उसको वो व्यावसायिक उपयोग करने से रोक सकता है। बौद्धिक संपदा जो होती है उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। जैसे भौतिक संपदा की बात करें तो एक कमरा है तो वो 10 बाई 10 का है, दुकान है 5 बाई 4 की है, अथवा प्लॉट है तो वो 40 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा होगा, तो उसका एक भौतिक स्वरूप होता है। किंतु इसका अर्थात बौद्धिक संपदा का कोई ऐसा निश्चित स्वरूप नहीं होता। अगली बात जो है, इसे किसी भी पैरामीटर से ना तो पहचाना जा सकता है और ना ही व्याख्यायित किया जा सकता है। अर्थात इसका मापन नहीं हो सकता, किसी भी दृष्टि से इसका मापन नहीं हो सकता। किलो में मापन कर सकते हैं क्या अपन बौद्धिक संपदा का? नहीं कर सकते। लेंथ, लंबाई चौड़ाई में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए इसके साथ एक खास बात जुड़ी हुई होती है कि इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, इसके लिए राइट्स प्रदान करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए इसे समझने लायक तरीके में व्यक्त किया जाए। अगली जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ऐसी बात है जो एक बहुत बड़ा अंतर है भौतिक संपदा और बौद्धिक संपदा में। भौतिक संपदा को आप अपने कब्जे में रख सकते हैं और अपने कब्जे में रखकर अन्य लोगों को उपयोग नहीं करने देंगे। जैसे आपके पास एक प्लॉट है, उस पर आपने 4 दीवारी बना ली, वहां आपने रहना शुरू कर दिया, तो अन्य व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता। पर बौद्धिक संपदा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसको अपने कब्जे में रखकर अन्य लोगों के दुरुपयोग से नहीं बचाया जा सकता, और यदि आपने ऐसा किया तो फिर उसका कोई उपयोग भी नहीं होगा। इसलिए बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भौतिक संपदा संरक्षण से कुछ अलग प्रकार के नियम, कानून, कायदे, अधिनियम बनाए गए हैं। भारत में बौद्धिक संपदा की अवधारणा सर्वप्रथम अनुसंधान संरक्षण अधिनियम 1856 के साथ मानी जाती है। और ये जो है अनुसंधान संरक्षण अधिनियम 1856,
ये ब्रिटिश पेटेंट कानून 1852 पे पूर्णतया आधारित था। अच्छा जी, अब बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं? कई बार इन पे प्रश्न बन चुका है, इन प्रकारों को अपने को ध्यान में रखना है। बौद्धिक संपदा अधिकार के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला कॉपीराइट, यानी किसी को प्रतिलिपि करने से रोकता है, किसी भी प्रकार के प्रतिलिपि करने से रोकता है। पेटेंट, किसी प्रकार का फॉर्मूला या फिर ऐसा कोई आविष्कार जो लोगों के लिए उपयोगी हो और आविष्कार की प्रकृति रखता हो, ऐसे आविष्कार को एकस्व प्रदान किया जाता है, मालिकाना हक प्रदान किया जाता है। ट्रेडमार्क, ऐसा कोई चिन्ह विशिष्ट प्रकार के संकेतों से या फिर अल्फाबेट अर्थात वर्णों से बना हुआ ऐसा कोई चिन्ह जो व्यापार के लिए काम में लिया जाता हो। औद्योगिक डिजाइन, किसी ऐसी वस्तु की औद्योगिक डिजाइन जिसको संरक्षण प्रदान किया जाना हो। भौगोलिक संकेतक, या फिर ऐसा कोई भौगोलिक संकेतक जो व्यवसाय के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो। ऐसी स्थिति में उसको संरक्षण प्रदान करना आवश्यक हो जाता है और उसका जो मालिक है, स्वामी है, उसको इसका अधिकार दिया जाता है कि वो अन्य लोगों को इसके प्रयोग से रोक सकता है। इस प्रकार से अपने पास जो बौद्धिक संपदा अधिकार के मुख्यतः 5 प्रकार हो गए: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। इसकी स्थापना स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। 1967 में इसकी स्थापना के समझौते पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका जो मुख्यालय है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का, वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्यों की संख्या 185 है। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के रूप में इसको मान्यता दी गई। इसको दी गई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। कई बार विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसके स्थान पे WIPO ऐसी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई आती है, तो ध्यान रखिएगा WIPO जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की शॉर्ट फॉर्म है। इंग्लिश में इसको अपन कहेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 185 है। 1974 में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के रूप में मान्यता मिली। 1967 में इसकी स्थापना के समझौते पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? 51 देशों ने। और इसकी जो स्थापना है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना है। 1996 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता किया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने क्या कर लिया? समझौता कर लिया। कब किया? 1996 में। ये जो मैंने तथ्य निकाले हैं ये पूर्ण विस्तार से आपके लिए छोटे छोटे से तथ्य जिन पे प्रश्न बनते हैं वो वाले निकाले हैं। कृपया आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन्हीं पे प्रश्न बनते हैं। मैंने विस्तार नहीं लिया है, बहुत अधिक विस्तार से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला नहीं होता है। आपकी जो परीक्षा की प्रकृति है वो मल्टी चॉइस टाइप है, इसलिए ऐसे ही छोटे छोटे तथ्य आपके लिए उपयोगी हैं। चलिए अब देखते हैं अपन बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कन्वेंशन
और जो समझौते हुए हैं विश्व स्तर पे, उनके बारे में अपन बात करेंगे। पेरिस कन्वेंशन 1883 में हुआ। इनका केवल वर्ष ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इनका विस्तार करने पे बहुत ज़्यादा होगा और ऐसा कोई गूढ़ प्रश्न इन पे बनता नहीं है, केवल वर्ष को छोड़कर। बाकी जो इसके नियम कानून कायदों के प्रश्न बनते हैं वो लगभग एक जैसे से हैं, अपन अगली स्लाइड्स में देखेंगे। बर्न कन्वेंशन 1886, याद रखना भाई। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ये जो पेटेंट कोऑपरेशन समझौता है वो 1970 में हुआ। मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989 में, ट्रेडमार्क विधि संधि 1994 में, पेटेंट लॉ ट्रीटी 2000 में। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इनमें से आपको यदि 2-4 भी ध्यान में रहे तो मुझे लगता है कि आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। पेरिस कन्वेंशन 1883, बर्न कन्वेंशन 1886, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी अर्थात समझौता 1970, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989, ट्रेडमार्क विधि संधि 1994, पेटेंट लॉ ट्रीटी 2000 में। अब ये तो थे विश्व स्तर के। अब बौद्धिक संपदा संबंधी भारतीय जो कानून हैं उनको अपन देख लेते हैं। जो लेटेस्ट हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ और जो पिछले उनकी भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पेटेंट संशोधन अधिनियम अभी 2005 में, इसको अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे आगे। ट्रेडमार्क संशोधन अधिनियम 2010, कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012, इसके बारे में भी अपन हल्का सा विस्तार करेंगे आगे की स्लाइड्स में, क्योंकि ये सीधा कहीं पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ड्राफ्ट कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2019, अर्थात ये जो कॉपीराइट संशोधन अधिनियम है इसका केवल ड्राफ्ट बना है, अभी इसकी स्वीकृति नहीं हुई, ये पास नहीं हुआ, ये प्रस्ताव है केवल। तो इस ड्राफ्ट के बारे में भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल अभी ध्यान रखिएगा आप कि जस्ट जो परिवर्तन हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उनका वर्ष मैंने यहाँ दिया है। पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005, ट्रेडमार्क संशोधन अधिनियम 2010, कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 और जो कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2019 है उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। पेटेंट। अब अपन पेटेंट और पेटेंट से रिलेटेड कानूनों के बारे में बात करेंगे। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक संपत्ति संबंधी अधिकार है और ये जो पेटेंट है वो पेटेंट करवाने वाले को अर्थात मालिक को राज्य से प्राप्त होता है और इस पेटेंट के अनुसार स्वामी की उचित अनुमति के बिना उसके आविष्कार का उपयोग एक निश्चित समय के लिए दूसरे लोग नहीं कर सकते। यदि उनको उपयोग करना है तो स्वामी की उचित अनुमति लेकर ही करना पड़ेगा और यदि स्वामी अनुमति नहीं देता है, ऐसी स्थिति में वो उस किसी भी चीज़ का सेवा हो, चाहे डिजाइन हो या अन्य कोई ऐसी वस्तु हो, उसका उपयोग अन्य लोग नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य जो है वो वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन देना है और साथ ही आविष्कार के प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना है। समझिए इस बात को। यदि मैंने मान लीजिए कोई एक ऐसा आविष्कार किया है जिसको मैं लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि मेरे आविष्कार को लेकर अन्य लोग उत्पादन शुरू कर देंगे और मेरी जो क्षमता है वो उत्पादन शुरू करने की है नहीं, तो मेरा तो उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। मैंने आविष्कार के लिए जो मेहनत की वो तो बेकार गई। ऐसी स्थिति में राज्य जो है वो मेरे को संरक्षण प्रदान करेगा, जो मेरा जो आविष्कार है उसका मेरे नाम से पेटेंट होगा और यदि उसका वाणिज्यिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से कोई उपयोग करता है तो वो मेरे से अनुमति लेगा, कानूनी सहमति लेगा और मैं उसका मूल्य ले सकता हूँ। ऐसी स्थिति में अन्य लोग मेरे द्वारा किए गए आविष्कार का अन्यथा लाभ नहीं ले पाएंगे।
अच्छा, एक अन्य बात ये भी है कि हर आविष्कार को पेटेंट नहीं करवाया जा सकता, उसके साथ कुछ शर्तें होती हैं। और आप यदि ये चाहो कि कहीं हर आविष्कार को पेटेंट करवाया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए। दूसरी बात है कि उसमें आविष्कारात्मक प्रक्रिया जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और पेटेंट करवाने चले आए, ऐसी स्थिति नहीं है। उसमें आविष्कारात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए और उसका औद्योगिक उपयोग होना चाहिए। तीन बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। नवीनता होनी चाहिए, आविष्कारात्मक प्रक्रिया उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए और उसका कुछ ना कुछ औद्योगिक उपयोग होना चाहिए, तभी जाके उसका पेटेंट मिल पाता है। भारत में पेटेंट कैसे होता है? भारत में जो पेटेंट करने का दायित्व दिया गया है वो वाणिज्य मंत्रालय को दिया गया है। ये वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत को इस दृष्टि से 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त कर और 5 पेटेंट कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे कि इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यदि एक ही कार्यालय होगा तो कार्यभार ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र बांटकर वहाँ 5 कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं। एक नई दिल्ली में है, दूसरा कोलकाता में है, तीसरा मुंबई में है, चौथा चेन्नई में है और 5वां अहमदाबाद में है। इस प्रकार से 5 पेटेंट कार्यालय हैं भारत में: नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद। अब भारत में जो पेटेंट से संबंधित अधिनियम है उनके बारे में अपन बात करेंगे। इसका जो आविर्भाव हुआ वो आविष्कार संरक्षण अधिनियम 1856 से हुआ। आविष्कार संरक्षण अधिनियम 1856 का तात्पर्य अपनी स्वतंत्रता से पहले वैसे ही हो गया। तो ये पूर्णतया ब्रिटिश पेटेंट अधिनियम 1852 पे आधारित था। आविष्कार संरक्षण अधिनियम 1856 जो था वो ब्रिटिश पेटेंट अधिनियम 1852 पर आधारित था। इसके बाद एक और अधिनियम एकस्व और अभिकल्पना संरक्षण अधिनियम 1872 हुआ। एकस्व और अभिकल्पना संरक्षण अधिनियम 1872। इसके बाद 1911 में भारतीय एकस्व एवं अभिकल्पना अधिनियम 1911 बना। इसको बना तो लिया गया, किंतु ये लागू हुआ 15 अगस्त 1947 से, भारत स्वतंत्र होने के बाद। तो भारतीय एकस्व एवं अभिकल्पना अधिनियम 1911 कब से लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 से। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है और परीक्षार्थियों को कहीं हल्का सा दिग्भ्रमित करने वाला है, क्योंकि जब 1911 में बना और 1947 में लागू हुआ, एक लंबा समय है, इसलिए कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो। भारतीय एकस्व अभिकल्पना अधिनियम 1911 कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 से। 1967 में एकस्व विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया और 1970 में भारतीय एकस्व अधिनियम 1970 बना व 20 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। भारतीय एकस्व अधिनियम 1970 कब से लागू हुआ? 20 अप्रैल 1972 से। फिर 1984 में एकस्व अधिनियम में संशोधन किया गया और ये जो संशोधन था वो वीडियो फिल्मों और वीडियो रिकॉर्डों की चोरी रोकने के लिए था। वीडियो फिल्मों और वीडियो रिकॉर्डों को और एकस्व में शामिल कर लिया गया, जिसके माध्यम से इनकी चोरी को रोकने का प्रयास किया गया। फिर 31 दिसंबर 1994 को एक और संशोधन किया गया और ये जो संशोधन है वो ऐसे कई दायित्व गवर्नमेंट के बन चुके थे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के कारण, तो
उनको पूरा करने की जो प्रतिबद्धता थी, इसके लिए संशोधन किया गया, जो कि 31 दिसंबर 1994 को किया गया। और इस पेटेंट के दायरे में क्रियात्मक कलाओं को लाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए संशोधन 1994 में। अब जो नवीनतम संशोधन है, उसके जो महत्वपूर्ण 4 बिंदु हैं वो अपन देखेंगे कि भारतीय पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005, इसमें सबसे पहली बात, उपचार प्रणाली पौधे और जानवर पेटेंट के दायरे में नहीं होंगे, चाहे उसमें कितनी भी आपने नवीनता ला दी हो, है ना, उसका चाहे औद्योगिक उपयोग हो, परंतु एक तो उपचार प्रणाली, पौधे और जानवर ये पेटेंट के दायरे में नहीं होंगे। परंतु क्या सूक्ष्म जो जीव हैं उनको पेटेंट के दायरे में रखा गया है, उनका आप पेटेंट ले सकते हैं। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेटेंट की समय सीमा 20 वर्ष रखी गई है। इसके बाद इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। 20 वर्ष तक तो आपके लिए वो पेटेंट रहेगा, उसके बाद इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। और ये अधिनियम एवरग्रीनिंग की अनुमति नहीं देता है। एवरग्रीनिंग क्या है? मान लीजिए किसी एक प्रक्रिया का पेटेंट करवाया गया और इसके 20 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उसमें से हल्का सा परिवर्तन करके, हल्का सा चेंज करके उसको दोबारा पेटेंट के लिए आवेदन करना एवरग्रीनिंग है। उसमें हल्का संशोधन, हल्का परिवर्तन करके दोबारा से एकस्व के लिए आवेदन करना, पेटेंट के लिए आवेदन करना एवरग्रीनिंग है। इसकी अनुमति भारतीय पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 नहीं देता है। अब अगला जो अपना बिंदु है वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट का संबंध मुद्रित सामग्री, ध्वनि एवं प्रसारण, सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्मों या सिनेमा आदि विभिन्न जन संचार के रूपों और पद्धतियों से है। ध्यान देना, यहाँ जो कॉपीराइट अपन लेते हैं वो जो व्यक्त करने की पद्धति है, अपने विचारों को, अपनी रचना को, अपने भावों को व्यक्त करने की जो पद्धति है और जो रूप है, उसका कॉपीराइट मिलता है। अगला बिंदु देखिए, कॉपीराइट कानून विचारों को नहीं बल्कि उनकी अभिव्यक्ति के स्वरूप को संरक्षण देता है। कभी भी ये विचारों को संरक्षण नहीं देता। आपके विचार आपने किसी को बताए, यदि उसने कहीं लिखित रूप में उनको प्रस्तुत कर दिया और उसका कॉपीराइट ले लिया, तो आप दावा नहीं कर सकते कि ये विचार तो मेरे थे। इसलिए फॉर्म, एक निश्चित फॉर्म में, चाहे वो वीडियो फॉर्म हो, चाहे ऑडियो फॉर्म हो, चाहे वो प्रिंट फॉर्म हो, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म को कॉपीराइट मिलेगा, ना कि आपके विचारों को कॉपीराइट मिलेगा। क्योंकि विचारों का कोई ऐसा निश्चित स्वरूप नहीं होता है। यदि कोई चीज़ लिखी गई तो उसका एक स्वरूप आ गया, उसमें जो लिखी गई वस्तु है वो भौतिक स्वरूप में आ गई, अतः उसको कॉपीराइट मिल जाएगा, परंतु विचारों को नहीं मिलेगा। कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह कार्य मौलिक हो और उसको लेखक ने ही सूचित किया हो। उससे पहले कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला हो, लेखक ने उसे सूचित किया हो और उसमें मौलिकता हो, यानी लेखक ने उसको सृजित भी किया हो। अब एक अलग और चौंकाने वाली बात आपको बताने जा रहा हूं कि कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आपका कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, उपयोगी हो, या फिर अपन कह सकें कि सार्थक हो। कैसा भी कार्य, आप खराब से खराब कार्य के लिए भी आप कॉपीराइट का दावा करते हैं तो आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। ये एक चौंकाने वाली बात है। तो ये जो बिंदु क्रमांक 4 है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कार्य कितना अच्छा है, उसकी गुणवत्ता क्या है,
भले ही कितना ही खराब कार्य हो, अपने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने वाला नहीं हो, इसके बावजूद भी कॉपीराइट मिल सकता है, क्योंकि कॉपीराइट का संबंध उस कार्य के उपयोग से नहीं है। वो कार्य कितना उपयोगी है, क्या है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। यदि वो प्रिंट फॉर्म में है और ऐसा है, आप ये दावा करते हैं कि इस प्रिंट फॉर्म में ये काम मैंने किया है, ये कहानी मैंने लिखी है, ये 4 पेज मैंने लिखे हैं, तो आपको उसका कॉपीराइट मिल जाएगा, भले ही उसका उपयोग हो या नहीं हो, वो सार्थक हो या नहीं हो, उसकी गुणवत्ता हो या नहीं हो, कॉपीराइट का इससे कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न कभी कभार ऐसा बना देते हैं एग्जामिनर्स कि कॉपीराइट का संबंध उपयोग से है या नहीं है, या कभी कभी होता है या शर्तों के साथ होता है। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, उपयोग के साथ कॉपीराइट का कोई संबंध नहीं है। एक बार कॉपीराइट मिलने के बाद वह कृति सार्वजनिक उपयोग की वस्तु बन जाती है। उसका उपयोग कोई भी बिना अनुमति प्राप्त किए कर सकता है। एक बार यदि आपने कॉपीराइट ले लिया तो अब उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है, वो सार्वजनिक हो जाती है, उसका उपयोग कोई भी कर सकता है, परंतु वो आपके नाम के साथ उसका उपयोग करेगा। उसकी प्रतिलिपिकरण नहीं कर सकता वो, उसकी प्रतिलिपिकरण के लिए आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी। उसकी यदि वो कॉपी करना चाहता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो चाहे प्रिंट फॉर्म में हो, तो उसके लिए आपसे अनुमति लेना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं कि वो उसकी कॉपी कर ले। भारत में कॉपीराइट अधिनियम, सबसे पहला जो अधिनियम था वो कॉपीराइट अधिनियम 1957 है और यही सर्वाधिक प्रचलित है। आज तक भी यही चल रहा है, इसमें केवल संशोधन होते रहे हैं। यह संचार, प्रसारण, माइक्रोफिल्मिंग, फोटोलिथोग्राफी और चलचित्रों के क्षेत्र में आए प्रौद्योगिकी विकास के कारण उपजी चुनौतियों के कारण अस्तित्व में आया। कई प्रकार के ऐसे झगड़े होते थे, ऐसी स्थिति में एक ऐसा अधिनियम होना आवश्यक था, इसलिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 बना। और ये जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 है वो ब्रिटेन के कॉपीराइट अधिनियम 1956 के कई सिद्धांतों को स्वीकार करता है। मित्रों, ये बात बता दूं, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ भारत में अंग्रेज़ों का राज्य रहा, तो अपन ने उनके कई सारे अधिनियमों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे बौद्धिक संपदा से संबंधित हों, चाहे सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हो, कई सारे ऐसे अधिनियमों का, कई सारे ऐसे नियमों का अपन ने स्वीकरण किया है, उनसे लिया है। तो बार बार ये बात तो आएगी ही कि ब्रिटेन के जो अधिनियम थे उनकी छाया अपने पे कहीं रही है, तो ऐसा ही कॉपीराइट अधिनियम 1957 के साथ भी है। इसके साथ ब्रिटेन के कॉपीराइट अधिनियम 1956 का सीधा संबंध है, वहाँ से अपन ने कई सारे सिद्धांतों को लिया है। अब इस कॉपीराइट अधिनियम 1957 में 1983 में एक संशोधन हुआ। यह संशोधन क्यों हुआ? बर्न समझौते एवं विश्व कॉपीराइट समझौते में संशोधन से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया गया, क्योंकि भारत इन समझौतों से जुड़ा हुआ था। कौन कौन से समझौतों से जुड़ा हुआ था? बर्न समझौते से भारत जुड़ा हुआ था और विश्व कॉपीराइट समझौते से जुड़ा हुआ था। तो उन समझौतों के कारण जो दायित्व उत्पन्न हुए, इस कारण से यह संशोधन करना पड़ा 1983 में। फिर 1992 में एक संशोधन हुआ। किसमें हुआ? कॉपीराइट अधिनियम 1957 में हुआ। लेखक की जीवन अवधि के दौरान उसकी रचनाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षण अवधि लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद तक बढ़ा दी गई। पहली बात, यदि एक से अधिक रचनाकार हों, ऐसी स्थिति में सबसे बाद में मरने वाले रचनाकार के 50 वर्ष तक उस कृति को संरक्षण प्राप्त होगा। दूसरी बात, दो बातें हो गई। लेखक के मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक कॉपीराइट रहेगा, और यदि लेखक दो यानी एक से ज़्यादा हों, 2-3 जितने भी हों, तो उसमें अंतिम जो रचनाकार है वो जब मृत्यु को प्राप्त होगा,
उस तिथि से 50 वर्ष आगे तक कॉपीराइट रहेगा। जो लेटेस्ट है इस कॉपीराइट अधिनियम में, जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है अभी 2012 में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012। ये जो कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 है, ये लेटेस्ट है, इसलिए इस पे कई बार ऐसे सूक्ष्म प्रश्न भी बनते हैं जो कई बार ध्यान में नहीं रहते, इसलिए मैंने इन तथ्यों को शामिल किया है कि ये 16 मई 2012 को राज्यसभा में पारित हुआ और 22 मई 2012 को लोकसभा में पारित हुआ। ये कॉपीराइट अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रावधान करता है। ये तो अपन जानते ही है कि 1957 के बाद कोई ऐसा संशोधन, कई संशोधन ऐसे हो गए हैं। वैसे अधिनियम, नया अधिनियम नहीं बना, जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 है उसी में संशोधन होते आ रहे हैं। और इसको 7 जून 2012 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। देखिए, 16 मई को राज्यसभा में पारित, 22 मई को लोकसभा में पारित और 7 जून 2012 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। ये जो विधेयक है वो एक खास प्रावधान करता है, वो ये है कि जो शोध छात्र हैं वो अपनी रचना में जो ऐसी रचनाएं हैं जिनका कॉपीराइट है उनको काम में ले सकते हैं। उससे शोधार्थियों को छूट प्रदान की गई है। तो ये चौथा बिंदु देखिए, ये विधेयक अनुसंधान करने वाले छात्रों को शोध के निमित्त रचना का प्रयोग करने की अनुमति देता है। इस संदर्भ में कॉपीराइट से छूट प्रदान करता है। जैसे आप शोधार्थी हैं और अपने शोध कार्य में किसी एक ऐसे पुस्तक की सामग्री लेना चाहते हैं जिसका कॉपीराइट उसके लेखक के पास है, तो ऐसी स्थिति में आपको सामग्री लेने से नहीं रोका जा सकता। आप सामग्री अपने शोध कार्य के निमित्त ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे यहाँ केवल शोध कार्य के निमित्त ही आप सामग्री लेंगे। यदि आप उसका कहीं प्रकाशन करवाना चाहते हैं या वाणिज्यिक उपयोग करना चाहते हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगला बिंदु देखिए, कॉपीराइट का उल्लंघन करने वालों के लिए आर्थिक जुर्माने के साथ साथ 2 वर्ष की जेल का प्रावधान भी किया गया है। चलिए, ये तो बात आप पढ़ ही रहे हैं। वैसे सजा का एक आगे स्लाइड और है, उस स्लाइड में अपन देखेंगे कि क्या क्या सजा हो सकती है। ये पहले अपन कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट देख लेते हैं। उस ड्राफ्ट में 4 महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं। ये भारत सरकार द्वारा जून 2019 को प्रस्तावित किया गया। भारत सरकार ने इसको कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव के अनुसार कॉपीराइट सोसाइटी अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। जो कॉपीराइट सोसाइटी है वो अपनी वेबसाइट पर हर वित्तीय वर्ष में, अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच की वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करेगी, जिससे कि सबको पता चल सके। इसके अंतर्गत उन तरीकों को संशोधित करना है जिनकी सहायता से कॉपीराइट सोसाइटी अपनी तारीख योजनाओं को सुनिश्चित करती है। इसमें ये तारीफ जो शब्द है वो मिसप्रिंट है। यहाँ भावी योजनाओं को सुनिश्चित करती है, ऐसा है। तो ये जो तरीके हैं जिनके माध्यम से सोसाइटी कॉपीराइट प्रदान करती है, ऐसे तरीकों को संशोधित करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि जो वर्तमान में डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में पुराने तरीके, कॉपीराइट देने के पुराने तरीके उचित प्रतीत नहीं हो रहे, इसलिए इनमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है। तो उन सारे तरीकों को बदलकर नए तरीकों को समाहित करते हुए इस कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2019 को प्रस्तावित किया गया है। ये कहीं चौथा बिंदु भी यही बात कह रहा है। वर्तमान डिजिटल युग में कॉपीराइट के गलत कारनामों को रोककर
सफल परिचालन को सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य है। तो ये ड्राफ्ट है, अभी तक अधिनियमित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, प्रस्ताव जरूर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। भविष्य में हो सकता है ये पास हो जाए। कॉपीराइट कानून किस प्रकार के कार्यों को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कुछ कार्य हैं जिनको वो संरक्षण प्रदान करता है। एक तो साहित्यिक कार्य, यदि आप कोई कहानी, उपन्यास आदि लिखते हैं तो आप उसका कॉपीराइट ले सकते हैं। संगीतात्मक कृतियाँ, यदि आपने कोई अच्छा सा गाया है, कुछ विशेष नियमों के अनुसार, विशेष छंदों के अनुसार आपने किसी संगीतात्मक रचना को ईजाद किया है, तो उसके लिए आप कॉपीराइट ले सकते हैं। कलात्मक कृतियाँ, आपने ऐसा कोई चित्र, ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई भौतिक वस्तु अर्थात स्टेचू आदि, ऐसी कलात्मक कृतियों का आप कॉपीराइट ले सकते हैं। नक्शे एवं तकनीकी रेखा चित्र, आपने यदि कोई नक्शा बनाया है, ऐसा कोई तकनीकी रेखा चित्र है जिसका उपयोग अन्य के द्वारा करने पर आपको हानि हो सकती है, ऐसी स्थिति में आप कॉपीराइट ले सकते हैं। छायाचित्र संबंधी कृतियाँ, आप यदि कोई ऐसा फोटो बुक है, उसके लिए भी क्या ले सकते हैं? कॉपीराइट ले सकते हैं। और चलचित्र एवं सिनेमा आदि संबंधित कृतियों से आप कोई ऐसा मूवी, वीडियो जिसका आप कॉपीराइट लेना चाहें तो उसका ले सकते हैं। यदि आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है तो आप उसकी कॉपी दूसरे के द्वारा किए जाने से रोक सकते हैं और उसका कॉपीराइट आप ले सकते हैं। कॉपीराइट कानून के द्वारा प्रदत्त विभिन्न अधिकार। अब कॉपीराइट आपने ले लिया, पर उसमें आपको कौन कौन सा अधिकार मिला? एक तो पुनः प्रकाशन का अधिकार, यानी उस कृति को पुनः प्रकाशित आप ही कर सकते हैं या अन्य कोई आपकी अनुमति से कर सकता है, नहीं तो उसका पुनः प्रकाशन नहीं किया जा सकता। क्रियान्वयन का अधिकार, अब चलिए कॉपी नहीं करेगा वो, पर उसको कहीं वो क्रियान्वित करता है, उस प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है, उस प्रक्रिया को व्याख्यायित करके उस पर काम करवाता है, ऐसी स्थिति में भी उसे आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी। क्रियान्वयन का अधिकार भी आपके पास है उसका। रिकॉर्डिंग का अधिकार, वो उसका ऑडियो, वीडियो ऐसा रिकॉर्डिंग भी तैयार नहीं कर सकता बिना आपकी अनुमति के। चलचित्र अधिकार, कहीं वह आपके ऐसे फोटोज, ऐसे टेक्स्ट आदि को चलचित्रों में शामिल करके भी उसका चलचित्र नहीं बना सकता जब तक आप उसको अनुमति नहीं देंगे। प्रसारण का अधिकार, तार अथवा बेतार के माध्यम से उस विषय वस्तु को प्रसारित करना या फिर उस संगीत को, उस ध्वनि को प्रसारित करना कानून का उल्लंघन है। इसका अधिकार आपके पास सुरक्षित है, यानी जिसने कॉपीराइट ले रखा है उस स्वामी के पास सुरक्षित है। जब तक वो स्वामी इसकी अनुमति नहीं देता, प्रसारण नहीं किया जा सकता। अनुवाद एवं अंगीकरण का अधिकार, उसका अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। कृति का अनुवाद करने के लिए भी रचनाकार से अनुमति लेने का प्रावधान है। नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार के तहत जो रचनाकार है उसको कानून की सुरक्षा प्राप्त करने का, विभिन्न स्थानों पर अपनी रचना का प्रदर्शन स्वतंत्रता के साथ करने का अधिकार प्राप्त है। किंतु अन्य कोई करना चाहे तो उस रचनाकार के नामोल्लेख के साथ उसकी अनुमति से उसका प्रयोग कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। ये नैतिक अधिकार के अंतर्गत है। नैतिक अधिकार को एक बार पुनः मैं एक पंक्ति में बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी की कोई कहानी है और उसको अपने को कहीं फिल्माना है, उस पर चलचित्र बनाना है। ऐसी स्थिति में जो रचनाकार है उसका ये नैतिक अधिकार है कि उस चलचित्र में उसका नाम दिया जावे। यदि उसने अनुमति प्राप्त कर ली है रचनाकार से, फिर भी उसका नाम उस रचना के साथ दिया जावे, उस चलचित्र में उसका नाम दिया जाए कि फलां फलां की कृति पे आधारित, ऐसा लिखा जाना उसका नैतिक अधिकार है।
कॉपीराइट का उल्लंघन करने पे जो सज़ा हो सकती है वो इस ढंग से हो सकती है कि अपराधी को कम से कम 6 महीने का कारावास या 50,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यदि अपराध दोबारा किया जाता है तो जुर्माने की राशि 2 लाख तथा कारावास 3 वर्ष का हो सकता है, अर्थात 6 से 3 वर्ष तक कारावास हो सकता है और 50,000 से 2 लाख तक जुर्माना राशि हो सकती है। साथ में न्यायिक प्रक्रिया के तहत रचनाकार को हुई आर्थिक हानि की भरपाई का भी आदेश दिया जा सकता है कि जो अपराधी है वो रचनाकार को यदि कोई आर्थिक हानि हुई है तो उसकी भरपाई भी करे। और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतवर्ष में कानून का उल्लंघन करने पर 7 दिन से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों सज़ा एक साथ देने का प्रावधान है। कुछ कॉपीराइट में रियायतें भी दी गई हैं जिनका कहीं वाणिज्यिक उपयोग नहीं हो, मंशा कहीं ठीक हो, इरादे कहीं ठीक हो, तो इन कुछ बिंदुओं के तहत रियायतें भी हैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए। पहली रियायत है व्यक्तिगत उपयोग। आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपन कहीं उसका अन्यत्र उपयोग नहीं कर रहे हो, व्यक्तिगत उपयोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अनुसंधान कार्यों के लिए इस पे अपनी बात हो गई। अब क्लास टीचिंग में यदि बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अपन यदि कॉपीराइट युक्त रचना का उपयोग करते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थियों के हित में है। वहाँ भला उद्देश्य है, कहीं कमाने का उद्देश्य नहीं है, अर्थोपार्जन का उद्देश्य नहीं है। परीक्षा में प्रश्न उत्तर के लिए, यदि परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरों की दृष्टि से कुछ तैयार किया जाता है तो वहाँ कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर में अस्थायी तौर पर रखने के लिए, मान लीजिए मैंने कोई ऐसी रचना ली, तत्काल ली, उसको सुनने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। मैं उसको लंबे समय तक स्टोर करता हूँ और उसका दोहन करता हूँ, उससे अर्थोपार्जन करता हूँ, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। किंतु अच्छे उद्देश्य के साथ, अच्छी मंशा के साथ उसको मैं कुछ समय के लिए यदि कंप्यूटर में रखता हूँ तो कोई खास बात नहीं। टेलीविज़न में क्लिपिंग के लिए, यदि टेलीविज़न में उसकी छोटी क्लिप दी जाती है और वो कहीं सदुद्देश्य के लिए, अच्छाई का संचार करने के लिए दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और ज़रूरत पड़ने में यदि न्यायालय में साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, उसका उदाहरण लिया जाता है, ऐसी स्थिति में कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित एक मैं खास बात बता देता हूँ कि सार्वजनिक पुस्तकालय का जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, उस कृति की 3 प्रतियां सार्वजनिक उपयोग के लिए रख सकता है, बशर्ते उस कृति का कोई संस्करण बाजार में उपलब्ध नहीं हो। यहाँ प्रतिक्रिया की जगह प्रतियां पढ़िएगा, ये कुछ ऐसे ही टंकण त्रुटि हो गई है। ऐसा अध्याय 11 के अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। ये जो सारी चीज़ें ना, कॉपीराइट कानून में जो रियायत की बात है वो अध्याय 11 के अनुच्छेद 52 में है। कॉपीराइट अधिनियम, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अध्याय 11 के अनुच्छेद 52 में कॉपीराइट कानून में जो रियायतें दी गई हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए कहीं ज्ञान प्रदान करने वाला होगा, सूचनाएं प्रदान करने वाला होगा। अब मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी तथ्य आपने संग्रहित किए, जो भी बातें आपने सीखी, उनके टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेस्ट का, वहाँ जाकर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। उन 10 प्रश्नों को आप हल करके जांच सकते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपने कितना सीखा। और यदि कहीं आपको लग रहा हो कि आप कुछ याद नहीं रहा तो आप वीडियो को दोबारा देख के उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और हल करने के बाद ये जो टेस्ट पेपर है वो आपको स्कोर भी बताएगा और मेरे अगले सभी वीडियोस के साथ एक ऐसा टेस्ट पेपर जुड़ा हुआ होगा
उससे आपको और अधिक लाभ मिल पाएगा। साथ ही मैं आपके विस्तृत अध्ययन की चिंता करते हुए कॉपीराइट एक्ट 1957 की PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप हमारे साथ नियमित अध्ययन करने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको यह अध्ययन सामग्री अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका जो फीडबैक है, अमूल्य सुझाव हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे चाणक्य ऑनलाइन एजुकेशन @gmail.com पर दे सकते हैं। आपके इन सारे अमूल्य सुझावों के इंतज़ार में मैं डॉक्टर कमलेश पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी भावी परीक्षाओं के लिए, आपकी भावी परीक्षा तैयारी के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।